पर इस वक्त की दिल्ली में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर हमला कर दिया है। जानलेवा हमले में उमर खालिद बाल बाल बच गए, जबकि आरोपी हमलावर मौके से पिस्तौल छोड़कर फरार हो गया। उमर खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेड कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और तभी उन पर पिस्तौल से हमला कर दिया गया। हेड का एक प्रोग्राम था जिसमें उमर खालिद हमारे साथ आए हुए थे। हम लोग प्रोग्राम इंतजार करने के लिए बाहर खड़े थे चाय की दुकान पे। वहाँ पे इतने में एक वाइट शर्ट पहने एक लड़का आता है। वो आके उमर खालिद को धक्का देता है और बंदूक निकाल के फायर करता है। फायर लकीली उमर खालिद डिसबैलेंस होकर नीचे गिरे हैं तो उनके साइड से गोली निकल के गई है। जब हम लोग उनके साथ खड़े हुए उनको पकड़ने के लिए दौड़े हैं, वो लड़का वहाँ से भागता हुआ रोड क्रॉस करके आया। उसने एक हवा में दोबारा फायरिंग करी और भागते भागते उसकी बंदूक यहाँ से ये हाथ से छूटी और ये इस तरफ जो है पीछे वो वहाँ से गए। पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करे, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या पता चल पाया हमलावर के बारे में? जी देखिए प्रशांत, जिस समय 15 अगस्त ठीक नजदीक और दिल्ली हाई अलर्ट पे, उस दौरान कानून व्यवस्था को धक्का बताती है खबर कि किस तरह से एक हथियारबंद शख्स है जो उमर खालिद पर हमला करता है। राहत की बात यह रही कि गोली उमर खालिद को नहीं लगी और जो मौके से जो वेपन से हथियार है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया। स्पेशल सेल की एक टीम कुछ ही मिनट के अंदर मौका वारदात में पहुंचने वाली, क्योंकि उमर खालिद जो जेएनयू देशद्रोह कांड था उसके एक आरोपी भी और लगातार उस पहले भी उमर खालिद को थ्रेट बनी रही थी। उसके बाद से मामला काफी संवेदनशील हो जाता है कि एक प्रोग्राम से बाहर निकलकर उमर खालिद जब आ रहे हैं और उनके ऊपर एक बाइक सवार शख्स हमला करता है। किस नियत से हमला हुआ है ये साफ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पूरे जो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या जितने भी रूट थे उन तमाम रूट पर एक अलर्ट जारी करा अभी की कोई भी संदिग्ध बाइक या जिस हुलिया का जिक्र उमर खालिद के जो लोग बता रहे हैं उस बाइक को अगर कोई भी पुलिस कर्मी नजर आता है तो तुरंत उस बाइक को दबोचा जाए। लेकिन ये जाहिर तौर पर सुरक्षा पे गंभीर सवाल है नई दिल्ली जिला पुलिस की कि वहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है, पास में ही संसद भवन है, चंद मिनट की दूरी पर संसद भवन है, तमाम बड़ी इमारतें हैं और इस समय जब आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है उसके बाद तमाम सुरक्षा इंतजाम का दावा दिल्ली पुलिस ने किया। उस दौरान अगर एक शख्स सरेआम फायरिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर तो जाहिर तौर पर ये दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करने वाली खबर है। ये बहुत बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर कि ऐसे में जबकि 15 अगस्त बेहद नजदीक है, कोई शख्स हथियार लेकर किस तरह से नजदीक से हमला करने पहुंच सकता है। लेकिन क्या उमर खालिद की ओर से कोई आशंका जाहिर की गई है, कोई शक जाहिर किया गया है? जी देखिए, अभी जिस तरह हम सुन रहे थे कि जो उमर खालिद के जो लोग हैं वो जिस तरह से बता रहे थे कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जब बाहर निकले तो एक सफेद शर्ट पहने एक शख्स ने बाइक से उनके ऊपर हमला किया। जाहिर तौर पर अगर प्रशांत कोई शख्स हथियार लेके उस जगह पर मौजूद था और उसे पता था कि उमर खालिद एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं और वो इस समय पे बाहर निकलेंगे और उन्हें कब टारगेट करना है, यही वजह थी कि मौकाए वारदात पे वो घबराकर अपनी जो पिस्टल है वो छोड़ पाया जब उसको लगा कि वो हमला करने में नाकाम रहा है। और ये इसमें बाल बाल उमर खालिद बचे हैं जो दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि वीआईपी इस समय वीआईपी इलाका काफी पास में ही संसद भवन है, काफी बड़ी इमारतें हैं, रेल भवन पास में, और अगर वहां पर इस तरह से एक शख्स हथियार लेके घुस रहा है या वहां पर खड़ा हुआ है और वो फायरिंग कर रहा है तो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। और दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस दावे कर रही थी आज 15 अगस्त पे सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम है, उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। बड़ा सवाल भी है पूरी कानून व्यवस्था पर और सुरक्षा को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में जबकि 15 अगस्त बेहद नजदीक है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पूरी दिल्ली में, ऐसे में उमर खालिद पर हमला होता है। गनीमत ये कि वो इसमें बाल बाल बचते हैं। ओपी शर्मा बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओपी शर्मा, उमर खालिद पर यह जानलेवा हमला होता है, हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी है, आपकी राय, आपका पहला बयान इस तरह की घटना पर? देखिए, वैसे तो ये दुर्घटना दुखद है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये, आप जिस तरह के लोगों में रहते हो तो इस तरह की घटनाएं होना, जब आप आतंकवादी और इस प्रकार के लोगों से आपका संपर्क होता है तो इस तरह की घटनाएं होना वहां पे कोई अनहोनी बात नहीं होती। यानी इस तरह का बयान आपका उन हमलावरों को तो शय देता नजर आ रहा है? कोई हमलावरों को शय नहीं दी जा रही है। सवाल ये है कि मैं जिस प्रकार के माहौल में रहता हूँ मेरे साथ उसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप इसको मेरे शब्दों से बात करो, अपने शब्दों से बात मत करो। नहीं, हम वही राय जानना चाह रहे हैं कि उमर खालिद, जिन पर कई तरह के आरोप लगे, अगर उन पर हमला होता है और ऐसे में जबकि 15 अगस्त बेहद नजदीक है। मैं आपको कह तो रहा हूँ, मैं जिस प्रकार के लोगों में रह रहा हूँ मेरे साथ उसी प्रकार की घटनाएं तो होनी है दोस्त।
तो वो किन लोगों के साथ रहते हैं और क्या उनके साथ वाले ही ऐसा हमला कर सकते हैं? और कौन करेगा? जब आपस में झगड़ा होता है तो इसी प्रकार के नतीजे आते हैं। तो आपका ये कहना है, जो शब्दों में आप नहीं कह पा रहे, कि जो वैचारिक लड़ाई उनकी अलग अलग विचारधारा वालों से है, तो इनकी विरोधी विचारधारा वालों की ओर आपका ये इशारा नहीं है? ना, जब देश के टुकड़े करने की बात होती है तो उसमें वैचारिक नहीं है। देश के टुकड़े करने की जो लोग बात करते हैं वो साधारण लोग नहीं है, और उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं इसको सब लोग समझते हैं। इसमें कोई ज्यादा डिटेल में जाने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। शुक्रिया। ओपी शर्मा, बीजेपी नेता, ये उनकी अपनी राय। आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, किस तरह का सर्कमस्टेंसेस, आखिर किस तरह से इस वारदात को देने की पूरी तैयारी की गई होगी? क्या पुलिस प्राथमिक तौर पर मान रही है? जी देखिए, उमर खालिद ने जब से देश विरोधी नारे लगाए थे, या जो कार्यक्रम था जो जेएनयू में होता, जिसने काफी तूल भी पकड़ा था, और उसमें जिस तरह से आरोपी बनाए गए थे स्पेशल सेल, उस मामले में चार्जशीट भी तैयार हो चुकी है, लगभग वो चार्जशीट भी दाखिल होने वाली है। और उस तरह से उसके बाद लगातार जो उमर खालिद हैं वो कई विचारधारा के लोगों के निशाने पर थे। उन्होंने जो देश विरोधी नारे लगाए थे अफजल गुरु के समर्थन में, उन्होंने वहां पर वो लोग खड़े हुए थे। और उसके बाद एक बार जिस तरह से मैं आपको बताऊं, बीच में प्रेस क्लब में भी एक बार जब उमर खालिद आए थे तो वहां से भी उनका बहिष्कार हुआ था। वहां से कई लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की मांग की थी, जिसके बाद उमर खालिद को वहां से बाहर जाना पड़ा। तो लगातार उमर खालिद कुछ ऐसे लोगों के निशाने पर लगातार थे जो नहीं चाहते थे कि उमर खालिद देश विरोधी बातें करे या अफजल गुरु के समर्थन में इस तरह के नारे लगाए। जो जेएनयू में सारा कांड हुआ था, सारे देश ने देखा था। उसके बाद से लगातार उमर खालिद पे तमाम तरह की थ्रेट थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का साफ तौर पे इसलिए कहना है कि वो तुरंत मौके पे पहुंच रही है, क्योंकि स्पेशल सेल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो केस जेएनयू का देशद्रोह का हुआ था, अभी हमारी जो स्पेशल सेल के सीनियर अफसर से उनसे बात हुई है, वो उनकी एक टीम है करीबन 4 से 5 अफसरों की जो मौका पहुंच रही है। वो लोकल पुलिस से इस पूरे मामले में रिपोर्ट लेगी। लेकिन लोकल पुलिस की इस पूरी व्यवस्था पर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। आनंद, बने रहे हमारे साथ। जो वहां मौके पर मौजूद थे वो लोग किस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस पर खासतौर पर, एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनाते हैं। छेड़ का एक प्रोग्राम था जिसमें उमर खालिद हमारे साथ आए हुए थे। हम लोग प्रोग्राम इंतजार करने के लिए बाहर खड़े थे चाय की दुकान पे। वहाँ पे इतने में एक वाइट शर्ट पहने एक लड़का आता है, वो आके उमर खालिद को धक्का देता है, बंदूक निकाल के फायर करता है। फायर लकीली उमर खालिद डिसबैलेंस होकर नीचे गिरे हैं, तो उनके साइड से गोली निकल के गई है। जब हम लोग उनके साथ खड़े हुए उनको पकड़ने के लिए दौड़े हैं, वो लड़का वहाँ से भागता हुआ रोड क्रॉस करके आया। उसने एक हवा में दोबारा फायरिंग करी और भागते भागते उसकी बंदूक यहाँ से ये हाथ से छूटी और ये इस तरफ जो है पीछे वो वहाँ से गए। पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करे, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कह रही है पुलिस? हमलावर कौन है? क्या कार्रवाई उनकी तरफ से हो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है खालिद जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर मौजूद है और आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अंदर खालिद मौजूद है और खालिद अंदर मौजूद है और नई दिल्ली रेंज के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो एडिशनल डीसीपी, एसीपी या खुद डीसीपी मौजूद हैं, वो अंदर मौजूद हैं। वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जो शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो खालिद यहाँ पहुँचे थे किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो अभी तक जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का आप गेट देख पा रहे हैं, उसी गेट पर जो है खालिद अपने कुछ सहयोगियों के साथ खड़े थे। तभी एक शख्स जिसका बताया जा रहा है कि जो बाइक पर सवार होकर आया था, उसने बंदूक तान दी खालिद के सामने, जिसके बाद खालिद वहां से भागे और जो बंदूक था वहीं पर गिर गया। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने वो बंदूक को रिकवर कर लिया है और खालिद अभी भी अंदर मौजूद है। एक और कार्यक्रम में यहाँ पर खुद नई दिल्ली की जिले की जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अंदर मौजूद थी। अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकली है मीनाक्षी लेखी। जो नई दिल्ली रेंज के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद है। आखिर वो शख्स कौन था जो उमर खालिद को मारने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था, जिसने बंदूक तानी? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। जिस तरीके से 15 अगस्त है आने वाला है और उसके बाद जो हाई अलर्ट पे दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर लगातार जो है जांच कर रही थी, हर जगह पर बैरिकेटिंग करके जांच कर रही थी। उसके बावजूद कोई शख्स तमंचा लेकर यहाँ पर पहुंचता है, बंदूक लेकर यहाँ पर पहुंचता है और खालिद को सामने तान देता है। तो खालिद वहां से भागा। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ साफ यही कहना है कि खालिद वहां से भागा, इसलिए वहां से वो बच पाया। जी अमित, ये पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल तो है ही। पुलिस महकमे को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन उमर खालिद कुछ बता पा रहे हैं? क्या वो उसको पहचानते हैं? हमलावर कौन था? क्योंकि बेहद नजदीक से वो उन पर पिस्तौल तान रहा था।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से जो पिस्तौल ताने हुआ था उसको निश्चित तौर पे खालिद ने देखा होगा, तभी खालिद वहाँ से भागे। फिलहाल वो शख्स कौन था इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो सीनियर अधिकारी हैं नई दिल्ली रेंज के, वो लगातार खालिद से बातचीत कर रहे हैं और भी जो तमाम लोग वहाँ पर रोड पे मौजूद थे उनसे लगातार सीनियर पुलिस अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो डीसीपी नई दिल्ली है, जो एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली है, जो एसीपी इलाके के हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा प्रशांत, अब किस तरीके की हालत है आप देख सकते हैं। यहाँ पर नज़ारा किस तरीके से अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त खालिद मौजूद है किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और उससे ज़्यादा हमारा कोई मकसद नहीं है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाहर आके पता किया तो लोगों ने ये बताया कि 10-15 लड़के थे और जिसमें से हवाई फायर हुआ और उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो इसको आप पुलिस कैसे देखती है, क्या तहकीकात करती है, कौन से पक्ष सामने आते हैं, आसपास देखना होगा, सीसीटीवी फुटेज है नहीं है, क्या है, तो चीज़ें सामने आएंगी। That's right. So I don't think this is more to create a kind of sensationalization because nobody's been hurt, and I'm happy that nobody's been hurt. But sensationalism doesn't pay in a democratic process. Now, whoever has tried it will pay for it, and I am so sure that police will investigate the matter and reach the right sources. What is surprising is that the moment I entered, there was this thing, investigations on, so I tried to tell. अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, मीनाक्षी लेखी भी यहाँ ही मौजूद थी और बाहर निकलते हुए उन्होंने बयान दिया कि सेंसेशन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, हवाई फायर हुआ और उसके बाद उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगे। क्या अलग अलग तरह के बयानात हैं जो वाकई हुआ था? जी बिल्कुल प्रशांत, जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले खुद दिल्ली पुलिस से मेरी बातचीत हुई थी। दिल्ली पुलिस इस बात पर संशय थी कि फायरिंग हुई है कि नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि खालिद के सामने किसी ने बंदूक ताना हुआ था, जिसके बाद खालिद वहां से भागकर निकला। और मैं एक बार दोबारा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका है। संसद भवन यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो भी महज आधे किलोमीटर की दूरी पर। और आप देख सकते हैं एक और सीनियर अधिकारी जो है नई दिल्ली रेंज के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो गेट देख सकते हैं आप, इसी गेट के बाहर चाय की दुकान है और वहां पर खालिद कुछ अपने समर्थक कह सकते हैं या कुछ अपने दोस्तों के साथ वो वहां पर खड़े थे। तभी वो शख्स बंदूक लेकर उनके सामने पहुंचता है, तान दिया जैसा कि लोग यहाँ के बता रहे हैं, और उसके बाद खालिद वहां से भागे और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर यहाँ पर अंदर पहुंचे हैं। खालिद अभी भी अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अंदर मौजूद हैं। जो नई दिल्ली रेंज के जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्योंकि जाहिर तौर पे खालिद ने सबसे नज़दीक से उस शख्स को देखा है, खालिद ने ही देखा है, और जो खालिद के साथ जो उनके समर्थक या दोस्त कह सकते हैं वो जो थे उन्होंने देखा है। तो जाहिर तौर पे पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से खालिद ने उस शख्स को देखा है या उनके समर्थक या दोस्तों ने देखा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस इसलिए उनसे बातचीत कर रही है, हुलिया जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में 15 अगस्त है। तो जाहिर तौर पे दिल्ली हाई अलर्ट पे थी और हर जगह पे दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसके बावजूद कोई शख्स किस तरीके से बंदूक लेकर इतना हाई सिक्योरिटी जोन में यहाँ पर पहुँच जाता है और तमंचा या बंदूक तान देता है सीधे खालिद के सामने। खालिद अपना जान बचाकर वहाँ से निकलता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क निकल कर सामने आता है। तो फिलहाल जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, वो लगातार खालिद और उनके समर्थकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और निकालने की कोशिश करें कि आखिर वो शख्स कौन था, क्या खालिद उस शख्स को जानता था पहले से, या वो कौन था। जिस तरीके से खालिद का विरोध हर जगह पे होता है, जिस तरीके से उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे जेएनयू के अंदर, क्या उसी का नतीजा था या फिर क्या कोई खालिद का कोई पुरानी कोई किसी से दुश्मनी थी या वो शख्स था उसने बंदूक दिखाई है। तो इन तमाम लाइन पर लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस कुछ भी इस मामले में अभी तक नहीं बोल रही है, बोलने से बच रही है। फिलहाल जो कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है उन्होंने फायरिंग की बात से मना किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है। जी, और लगातार वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस पिस्टल से फायरिंग का दावा किया जा रहा है और आरोपी मौके से फरार है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये वारदात पेश आई है जब जेएनयू के पूर्व नेता, छात्र नेता उमर खालिद पर फायरिंग का आरोप लगा है और पिस्टल मौके से छोड़कर आरोपी फरार हो गया है।
अमित हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं पूरे घटनाक्रम पर। अमित, दर्शकों की जानकारी के लिए भी हम ये चाहेंगे आप विस्तार से बताएं किस तरह से इंसिडेंट पेश आया है, कहां उमर खालिद खड़े थे, कितनी बड़ी तादाद में और उनके साथ लोग थे या हमलावर के साथ कोई लोग पहुंचे हुए थे, और कैसे ये पूरा वाकया पेश आया? जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो खालिद है इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जो नई दिल्ली रेंज के आला अधिकारी हैं वो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं और खालिद यहां पर भाग के पहुंचे जब उन पर बंदूक ताना गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो लोग थे, जिन्होंने बताया है, जो पुलिस जिनसे पूछताछ कर रही है। और आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गेट था, इस गेट के बगल में चाय की दुकान है। खालिद वहाँ पर कुछ अपने दोस्त कह लीजिए या कुछ समर्थक कह लीजिए, उनके साथ वहाँ पर वो खड़े थे। तभी जो शख्स था वो पहुंचा और उसने बंदूक तान दी, जिसके बाद खालिद जान बचाकर बताया जा रहा है कि अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अंदर पहुंचे हैं, जहां पर उनको एक आरोपी वहां से अपनी पिस्टल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए।